करते हैं आज हैं। नेफ्रो में सबसे पहले अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की। हर साल इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल रेंज है। नॉर्मल रेंज सोडियम की कितनी होती है? 13.5 से 14.5 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। पोटेशियम की है 3.5 से 5.5। कैल्शियम की अपन बात करेंगे तो 9 to 11 है। HCO3 की 22 से 28, TCO2 की 35 से 42 और pH कितनी होती है? 7.35 से 45। बात करते हैं पहले इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की, जो कि होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एक होता है एल्कलोसिस। एसिडोसिस बोलेंगे जब अपनी pH क्या होगी? 7.35 से कम, ठीक है। और एल्कलोसिस बोलेंगे जब 4-5 से ज्यादा होगी, 7.45 से ज्यादा हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे एल्कलोसिस। और 7.35 से कम क्या बोलेंगे? एसिडोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस बेसिकली बोलते किसको हैं कि ब्यूल्ड ऑफ एसिड्स इन बॉडी, ये कह सकते हो, ठीक है। एसिड बन जाते हैं बॉडी के अंदर, किसके कारण? कोई भी किडनी डिजीज के कारण या किडनी फेलियर के कारण, तो उसको बोलते हैं अपन। एग्जाम्पल जैसे कीटोएसिडोसिस, डायरिया। डायरिया में भी जैसे कोलेरा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका, डायरिया क्या है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। यूरेमिया हो गया, लैक्टिक एसिडोसिस है। टॉक्सिन्स है। टॉक्सिन्स में कौन से? जैसे ड्रग्स आ गए, पीसीएम है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। और एंटीडोट भी अपने एग्जाम में आते हैं, तो पीसीएम का एंटीडोट क्या है? एन एसिटाइल सिस्टीन है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे? रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट चढ़ा देते हैं, आरएल, ठीक है। अगर आरएल से काम नहीं चल रहा है तो क्या देंगे? सोडा बाइकार्बोनेट दे देंगे, तो इससे पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, जून 22 का भी क्वेश्चन है। अल्टरनेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस बार भी संभावना की आए, ठीक है। पीएच क्या हो जाती है इसमें? 7.45 से ज्यादा। कब बोलेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है? या तो किसी पेशेंट को क्रोनिक वोमिटिंग हो रही है, या बाउल के अंदर क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। या डायबिटिक एसिडोसिस है, या कंजेस्टिव हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये 4 कंडीशन होती है, लिखना चाहो तो अलग से लिख भी लो। कौन सी? एक तो क्रोनिक वोमिटिंग है, ठीक है। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, डायबिटिक एसिडोसिस है, और फोर्थ कंजेनाइटल हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। एल्कलोसिस वाले को मैनेजमेंट में क्या देते हैं? नॉर्मल सलाइन देते हैं। अगर नॉर्मल सलाइन से काम नहीं चलता तो देते हैं NH4Cl। इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। एक क्वेश्चन जो हर बार आता ही आता है, वो क्या है? पीएच के ऊपर डिपेंडेंट। पीएच अगर कम है तो एसिडोसिस है, ज्यादा है तो एल्कलोसिस। ये हर साल का क्वेश्चन है, पीएच दे के हिस्ट्री के तौर पे पूछ लेता है, ठीक है। तो उसके अंदर अपन को देखना पड़ता है कि एसिडोसिस हो रहा है कि एल्कलोसिस हो रहा है। फिर बात करते हैं अपन मेटाबॉलिक की, रेस्पिरेटरी की, कि कब बोलेंगे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है, कब बोलेंगे रेस्पिरेटरी है। तो मेटाबॉलिक HCO3 अपन को पता है, अपन ने HCO3 की नॉर्मल रेंज क्या पढ़ी थी? 22 से 28 पढ़ी थी। तो ये HCO3 अगर 22 से कम हो जाए तो अपन क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक, ठीक है।
इधर रेस्पिरेटरी पढ़ा था अपन ने, कितना होता है रेस्पिरेटरी की नॉर्मल रेंज होती है 35 टू 42। अगर PCO2 42 से ज्यादा हो गया ना तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है, पेशेंट रेस्पिरेटरी का है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेके देखते हैं कि क्या आएगा, पेशेंट की हिस्ट्री देके ये बता देगा कि हाँ भाई उसकी पीएच कितनी है, 7.48, PCO2 44 है, HCO3 38, ऐसे करके हिस्ट्री दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पीएच क्या हो रही है, 7.48 है, यानी 7.45 से ज्यादा है ना तो एल्कलोसिस है। PCO2 क्या है, 44, मतलब 42 से ज्यादा है, तो 42 से ज्यादा है तो मतलब रेस्पिरेटरी है। HCO3 क्या है, 38 है, ठीक है, मतलब ज्यादा है, तो इसको अपन को काउंट नहीं करना है। अगर कम होता तो अपन मेटाबॉलिक बोलते। फिर ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे पीएच 7.25 है तो कम है तो एसिडोसिस हो गया ना। ठीक है, PCO2 कितना है, 30, और PCO2 30 है तो अपन तो किसको काउंट करते हैं, 42 से ज्यादा वालों को। ये कम है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। HCO3 क्या है, 15 है, 22 से कम है ना, तो ये क्या हो गया, मेटाबॉलिक। अब तीन कंडीशंस और हैं, कंपनसेटेड कब बोलते हैं, पार्शियली कंपनसेटेड कब बोलते हैं, और अनकंपनसेटेड कब बोलते हैं। अब कंपनसेटेड अपन जब बोलेंगे जब पीएच क्या होगी, नॉर्मल होगी। ठीक है, कंपनसेटेड में भी दो कंडीशंस आती हैं, पीएच नॉर्मल, PCO2 ज्यादा, HCO3 ज्यादा। ठीक है, या फिर PCO2 और HCO3 कम हो, तो इसको क्या बोल देंगे, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी अबनॉर्मलिटी, और इसको मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटी। ठीक है, मेटाबॉलिक इसलिए बोलेंगे क्योंकि HCO3 कम देख रहे हैं ना, PCO2 कम होगा तो अपन रेस्पिरेटरी काउंट करेंगे नहीं। फिर बोलते हैं पार्शियली कंपनसेटेड, इसके अंदर कभी भी पीएच नॉर्मल नहीं रहती, क्या तो कम होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, PCO2 क्या तो बढ़ा हुआ मिलेगा और HCO3 बढ़ा हुआ मिलेगा, या फिर ये दोनों क्या मिलेंगे, डिक्रीज। ऐसे ही अनकंपनसेटेड में पीएच कभी नॉर्मल होगी नहीं, PCO2 नॉर्मल इंक्रीज होगा, HCO3 नॉर्मल होगा, या फिर सेकंड केस क्या है, PCO2 क्या है, नॉर्मल, HCO3 डिक्रीज। बस, तो इससे क्या समझ गए कि जब भी कंपनसेटेड का केस आ गया तो मतलब पीएच तो क्या है, नॉर्मल है, अब नॉर्मल तो हो ही नहीं सकती। और फिर नॉर्मल सा ये क्या तो PCO2 और HCO3 इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, दो ही केसेस में मिलेंगे तो कंपनसेटेड बोलेंगे। इधर भी यही सीन है, क्या तो ये दोनों इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, इधर पीएच नॉर्मल नहीं होगी। ठीक है, इधर पीएच नॉर्मल है ही नहीं, लेकिन PCO2 क्या तो इंक्रीज है, HCO3 नॉर्मल है, या PCO2 नॉर्मल है, HCO3 डिक्रीज है। एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे पीएच क्या है, 7.46, PCO2 क्या है, 88। ठीक है, 7.45 से ज्यादा है ना, तो क्या है, अब नॉर्मल तो नहीं है, मतलब क्या बोलेंगे अपन की ये कंपनसेटेड नहीं है। ठीक है, नॉर्मल नहीं है तो दो ही कंडीशन हो सकती है, क्या तो पार्शियली कंपनसेटेड है या अनकंपनसेटेड है। तो अपना एक ऑप्शन तो रोल आउट हो गया कि हाँ भाई ये क्या नहीं है, कंपनसेटेड नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, PCO2 क्या है, 88 है, PCO2 बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इधर देखते हैं PCO2 क्या है, इंक्रीज, 88 है। ठीक है, 88 है तो मतलब रेस्पिरेटरी बोलेंगे इसको। फिर सेकंड लास्ट कंडीशन क्या है, HCO3 अपने को कितना बता रहा है, 45। ठीक है, मतलब ज्यादा हो रहा है, अपन को क्या चाहिए, कम चाहिए, कम होता तो ही मेटाबॉलिक बोलते ना, तो इसको इधर क्या बोलेंगे, पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी हो गया, और एल्कलोसिस क्योंकि पीएच ज्यादा है। ऐसे ये है, इसके अंदर क्या है, HCO3 कम है, इसलिए अपन ने इसको मेटाबॉलिक बोला है। इसी तरह से हिस्ट्री के तौर पे एग्जांपल आते हैं, अपन को ये सॉल्व करने पड़ते हैं। ये एक बार तुम देखोगे कि हाँ भाई इन तीनों के अंदर क्या क्या इक्वेशंस हो रही हैं, तुम्हारे याद रहे। फिर बात करते हैं डायरिया की।
ठीक है। डायरिया के अंदर क्या होता है, हाइपोवोलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, और सोडियम भी क्या होता है, कम होता है। तो इनिशियली अगर कोई मैनेजमेंट पूछे कि अपन क्या देंगे, तो इनिशियल मैनेजमेंट अपना क्या होता है, ओआरएस होता है, ठीक है। और मैनेजमेंट में क्या देते हैं फिर, आरएल। फिर सेकंड कंडीशन है SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन। इसके अंदर ये कल भी पढ़ा था अपन ने कि एडीएच क्या होता है, इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें क्या होती है ज्यादा। ड्रग क्या देते हैं इसके अंदर, वेप्टान्स ड्रग देते हैं, सुमेवेप्टान, कोनीवेप्टान्स वगैरह जो भी है, ठीक है। मतलब वाटर की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा, ज़्यादा होगी होल्डिंग कैपेसिटी कैपेसिटी हाइपरवोलेमिया। टोटल बॉडी सोडियम क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, या फिर अपन बोल सकते हैं हाइपोनेट्रीमिया हो गया। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, सोडियम बढ़ गया, H2O बढ़ गया। सोडियम बढ़ गया तो क्या बोलेंगे, हाइपर हाइपोनोट्रीमिया, ठीक है। हाइपरवोलेमिया, इधर अपन ने ये बढ़ रहा है लेकिन फिर भी हाइपो क्यों बोल रहा है, क्योंकि सोडियम क्या है, कम है, किसके कंपेयर में, H2O के कंपेयर में। वाटर यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशन है सेरिब्रल साल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही हाइपोवोलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया, जिस इसके अंदर भी सॉल्ट का क्या रिलीजेशन हो रहा है ना, तो हाइपोवोलेमिया हो गया और हाइपोनेट्रीमिया हो गया। ऐसे ही हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में होता है, क्यों, क्योंकि वहां की वाटर की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, और सोडियम की कैपेसिटी क्या है, वो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन वाटर की बहुत ज्यादा है, तो इस उसके कंपेयर में ज्यादा है, इसलिए उसको हाइपो बोल रहे हैं अपन। फिर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस या एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर क्या हो जाता है, वॉल्यूम ज्यादा और हाइपोनेट्रीमिया, जैसे कि सेम एज कैसे, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की जैसे, ठीक है। फिर कुछ कंडीशंस हैं जो आती हैं, यहाँ तक का सब नॉर्मल था। जो पांच चार कंडीशन पढ़ी अपने डायरिया की, यूरिन की, इनमें नॉर्मली इनिशियल मैनेजमेंट पूछ लेगा, अगर डायरिया का पूछेगा तो ओआरएस वगैरह, और टोटल मैनेजमेंट पूछ सकता है कि आरएल वगैरह देते हैं भाई। और सबका पता ही है अपन को, हाइपोवोलेमिया किसमें होता है, नेट्रीमिया किसमें होता है, सब पता है। याद खाली एक का ही रखना अपन को, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हाइपर होते हुए भी क्या है, सोडियम हाइपो है, हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वाटर के कंपेयर में कम है वो, इसीलिए। बाकी सब सही है। इसके अंदर जैसे सेरिब्रल साल्ट वेस्टिंग है, सोल्ट का रिलीजेशन हो रहा है, तो हाइपो ही हाइपो होगा, ठीक है। ऐसे डायरिया के अंदर है। बात कर लेते हैं इनकी, जैसे सोडियम 135 टू 145 है, ठीक है, या फिर अगर एमजीएम बोले तो 13.5 से 14.5 बोलते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या देता है, 135 या 145। अगर सोडियम 135 से कम है तो क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया अगर कम हो गया सोडियम, तो पेशेंट को क्या आते हैं, सीजर्स। और सीजर्स आते हैं तो यही क्वेश्चंस पूछता है, क्या देते हैं, 3% सेलाइन या फिर हाइपर सेलाइन। आंसर पूछेगा, आंसर में अपन को ये देना 3% सेलाइन देते हो। फिर इधर अगर ज्यादा है पोटेशियम, सीजर्स आएंगे फिर भी, तो क्या देंगे, तो देते हैं अपन डेक्सट्रोज। बात करते हैं पोटेशियम की, होता है 3.5 टू 5.5। ये भी अगर कम हो गया और ज्यादा हो गया, दो कंडीशन है। अगर कम हो गया तो डायफ्राम को क्या कर देगा, पैरालाइज कर देगा। अगर डायफ्राम पैरालिसिस हो गया तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, और दिक्कत आई तो फिर डेथ हो जाएगी। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, केसीएल हो गया अपने, प्लस आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे, क्या, रिंगर लैक्टेट। ज्यादा है तो डायस्टोलिक अरेस्ट है,
ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, हाइपरकैलेमिया की ईसीजी में भी अपन ने क्या पढ़ा था, वहां भी बताया था ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, कैल्शियम ग्लूकोनेट होती है, यही पूछता है। ठीक है, फॉलोड बाय क्या है, इंसुलिन बेस्ड ड्रग। एग्जामिनर पूछेगा तो कैल्शियम ग्लूकोनेट पूछेगा, ये जरूर ध्यान रखना। हेमोडायलाइसिस जरूर नहीं है, याद रखो, वरना मत रखो। फिर कैल्शियम 9 से 11 होता है, ठीक है, 9 से कम है तो फिर हाइपोकैल्सीमिया, 11 से ज्यादा है तो हाइपरकैल्सीमिया। ईसीजी में मैंने इसकी एक छोटी ट्रिक बताई थी, अगर भूल भी जाओ तो, ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया में कैसे याद रखेंगे, क्योंकि हाइपर के अंदर इधर क्या है, क्यूटी जो है वो शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, ईसीजी बताता हूँ इसकी। तो याद ऐसे रखना है कि हाइपर कब होती हैं गर्ल्स, शॉर्ट पहनने वाली जो गर्ल्स होती हैं वो होती हैं ज्यादा हाइपर जब उनको प्रपोज करने जाओगे। और हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है, प्रोलॉन्ग पीती, बस इसका अपोजिट होगा। तो इसके अंदर तो कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया, इसमें क्या है, हाइपरकैल्सीमिया में सिस्टोलिक एरिथमिया होगा, इरेगुलर आरआर दिखेंगे, तो पेशेंट को क्या हो जाएगी, डेथ। तो इवेंट ड्रोनेट सर्जरी करते हैं। इवेंट ड्रोनेट सर्जरी भी मैंने आपको बताया थायराइड के केस में, जैसे 3.5 ग्लैंड जो होती है उसको क्या करते हैं, रिमूव, ठीक है। हाफ ग्लैंड बची उसको कहाँ इम्प्लांट करते हैं अपन, ब्रेकियोरेडियलिस में इम्प्लांट करते हैं, ताकि आगे बाद में क्या हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, उसको वापस क्या कर सके, इम्प्लांट कर सके। बात करते हैं एक्यूट किडनी इंजरी की। एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है, कॉजेज की बात करेंगे, नॉर्मल क्रिएटिन वगैरह, जीएफआर की, इनकी बात करते हैं। देखते हैं नॉर्मल क्रिएटिन जो होता है इसके अंदर वो होता है 0.8 टू 1.2, जीएफआर होता है वो 125 है नॉर्मल, ठीक है। स्टेजिंग किसके तौर पे जी जाती है, क्रिएटिनिन के तौर पे, ये सेम लिख रहे हैं 90, जीएफआर लेस देन 120। फिर एक क्रोनिक हाइपरकैलेमिया जो होता है वो किस में दिखता है, सिर्फ क्रोनिक किडनी डिजीज में, सिंपल लाइन है बिल्कुल ये, ठीक है। क्रोनिक हाइपरकैलेमिया का इमरजेंसी मैनेजमेंट जो होगा वो क्या होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट, या फिर अपना ड्रग ऑफ चॉइस भी हाइपरकैलेमिया का क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। किस लिए, ताकि पोटेशियम क्या उसके कम हो सके। मैनेजमेंट में क्या है, पेट्रोमर, रेजिन्स और सोडियम जिरकोनेट, ठीक है। इसके बारे में वैसे पूछता नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना। फिर कॉजेज क्या है इसके, सीवियर डायरिया, किसी भी प्रकार का शौक हो, हिपेटोरीनल सिंड्रोम हो, ये तो होंगे क्या, प्री रीनल कोज। फिर सेकंड आते हैं जो रीनल के कॉजेज होते हैं वो होते हैं एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। ये कब होता है, जब कोई पेशेंट बहुत सारे मेडिसिन खा लेता है, ठीक है, जैसे पीसीएम की गोली खा लेते हैं प्यार के अंदर, तो ये वही होता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है। तो उसको फिर अपन एंटीडोट देते हैं, एन-एसिटाइलसिस्टीन वगैरह। एंटीडोट कहीं भी हो याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में एक दो एंटीडोट जरूर आते हैं। फिर है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, जून 22 का क्वेश्चन है। कीमोथेरेपी करने के बाद में पेशेंट अगर कोलैप्स हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या कंडीशन बोलेंगे, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। तो क्वेश्चन भी आएगा, तो क्वेश्चन में हिस्ट्री कैसे आएगा, 25 ईयर ओल्ड आफ्टर कीमोथेरेपी कम टू अवर डिपार्टमेंट विद कोलैप्स, ठीक है, उनके मतलब पेरेंट्स वगैरह लेके आए कि यहाँ पे कि ये जो लड़का है ये कोलैप्स हो गया कीमोथेरेपी कराने के बाद। तो इस कंडीशन में प्रिवेंशन क्या कराएंगे, हाइड्रेशन कराना पड़ेगा उसका, ठीक है, और कीमोथेरेपी से प्रायर। मैनेजमेंट में क्या देते हैं, आईवीएफ देते हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड, और डाययूरेटिक्स देते हैं। डाययूरेटिक्स कौन सी, फुरोसेमाइड और आईवी एलोप्यूरिनोल। यहाँ जो ड्रग है जो बहुत बार पूछी जा चुकी वो यही है, आईवी रेस्प्यूरिकेज, यही है जो जून में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर है हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ठीक है,
हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है ना अपनी किडनी के अंदर, वो डैमेज हो जाती हैं, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। क्वेश्चन जो पूछता है वो यहाँ से आता है कि इसके अंदर कौन सी सेल दिखती हैं, बुर सेल, हेलमेट सेल या सिस्टोसाइट्स। किसके कारण होता है ये? ई कोलाई के कारण। तो कह सकते हो कोज्ड बाय ई कोलाई, ठीक है, या EHEC स्कोर 0.1572 टू रेशियो H7। सिम्टम्स में क्या होगा? ब्लडी डायरिया, ब्लडी डायरिया आएगी, खून की कमी होगी, क्रोनिक किडनी डिजीज। मैनेजमेंट में क्या करना पड़ेगा? किडनी ट्रांसप्लांट करो या फिर डायलिसिस पे रखना पड़ेगा। फिर है सिम्टम्स ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। सिम्टम्स है भाई पेरिफेरल एडिमा, या ऑर्बिट के ऊपर एडिमा हो गया हो, या पेडल यानी फुट के अंदर एडिमा। फिर GFR अगर डिक्रीज है तो रास इंक्रीज होता है इसमें, हाइपरटेंशन होता है, क्रिएटिनिन इंक्रीज होता है, सोडियम डिक्रीज और मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। ये अपन को रिमेम्बर करने वाली चीज है, थोड़ा बोरिंग टॉपिक है लेकिन बस याद करना है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला से इतना है नहीं। जो समझने वाला था मेटाबॉलिक वगैरह वो बता दिया कि हाँ भाई कम होता है तो इसको मेटाबॉलिक बोलते हैं, ज्यादातर रेस्पिरेटरी। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी जब अपन देखते हैं तो मडी ब्राउन कास्ट देखने को मिलता है। इनसे क्वेश्चन भी बहुत लो आते हैं तो भी ये आते हैं, जैसे एक्यूट किडनी इंजरी में कौन सा दिख गया? मडी ब्राउन कास्ट। फिर क्रोनिक में कौन सा दिख गया? वुडी ब्राउन कास्ट वगैरह दिख गया, तो ये पूछ लेते हैं। और बाकी मेटाबॉलिक वगैरह उनसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन एक आधी बार आता है तो फिर उससे ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम से जो जून में रिपीट हो जाता है उसका भी ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं, आईवी रेस्पिरेटरी केस वगैरह। हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम से क्वेश्चन आता है तो फिर वो माइक्रो से पूछ लेता है कि हाँ भाई किससे कोज, क्या कोज है हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम का, तो वो क्या है? ई कोलाई है, ठीक है। इसका मैनेजमेंट क्या है? IVF अगर AC वाले वार्ड में है तो 400 ml पर डे देना पड़ेगा, ठीक है, और जनरल वार्ड में है तो 800 ml पर डे, क्योंकि गर्मी होती है जनरल वार्ड में बहुत ज्यादा। बात करते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज की। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका? डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या मेडुलरी स्पंज डिजीज। सिम्टम्स वही पेरी ऑर्बिटल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा, GFR डिक्रीज हो जाएगा। GFR डिक्रीज मतलब कितने से? 90 से कम हो गया तो GFR मतलब क्या है? कम है, ठीक है। और उसमें एक्यूट किडनी इंजरी में कितना होता है? 90 से 120, ठीक है, सॉरी 110 से 120 है तो एक्यूट किडनी इंजरी का है। इधर 90 से कम है तो क्रोनिक किडनी इंजरी का। क्रिएटिनिन ज्यादा होगा, अनीमिया यानी खून की कमी होगी, ठीक है। फॉस्फोरस ज्यादा होगा और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा पेशेंट का। फिर इसमें कंडीशंस है जो ABCDE इनसे याद रखनी पड़ती है। ए का मतलब क्या है? HbA1c जब कराएंगे, ठीक है। डायबिटीज में मैंने बताया था टेस्ट होता है डायबिटीज का, HbA1c कितना होना चाहिए? 5.6 से कम, ठीक है। अगर 6.5 से ज्यादा जाता है वो तो क्या बोलते हैं? डायबिटिक हो जाता है। तो इधर क्या मिलेगा अपन को? जो क्रोनिक किडनी डिजीज का जो पेशेंट मिलेगा उसमें HbA1c इंक्रीज मिलेगा यानी डायबिटिक मिलेगा, तो ट्रीटमेंट क्या देंगे? इंसुलिन। बी का मतलब हाइपरटेंशन मिलेगा पेशेंट को और बीटा ब्लॉक कर देंगे अपन, जैसे मेटाप्रोलोल, ठीक है, लोल वाले जितने भी ड्रग हैं। सी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो स्टेटिन्स दे देंगे। डी का मतलब विटामिन डी भी ज्यादा हो रहा है, सिनाकैल्सेट वगैरह ये ट्रीटमेंट देते हैं। फिर ई का मतलब इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन वगैरह दिया, ठीक है, एनीमिया। मेरा लगा देना पैक करके रखने के बाद, चलो आप पैक करके रख। PO
CO4 बाइंडर है, ठीक है, इसमें देते हैं अपन सेवाल्मर, हाइपरकैलेमियम क्या देते हैं पेट्रोमर। क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, मैं बता दूंगा क्वेश्चन मोस्टली किससे आता है। फिर ये इनके बारे में भी थोड़ा देख लेना, क्वेश्चन तो इनसे भी नहीं आया, 17 से लेके 23 तक तो देखा नहीं मैंने कोई क्वेश्चन, फिर भी थोड़ा ध्यान दे लेना। क्रोनिक किडनी डिजीज की स्टेजिंग किससे दी जाती है? GFR से। स्टेज 1 कब बोलते हैं कि भाई GFR कितना है? 90 है, 2 है 60 to 90, 3 है तो 45 to 60, 3B है 30 to 45, 4 है 15 to 30 और 5 है लेस देन 50। कोई जरूरी नहीं है तुम्हारे याद हो तो ठीक है, नहीं बस 2 का याद रखना कि हाँ भाई GFR कम है, 90 या 90 से कम है तो क्या देखेंगे अपन? क्रोनिक किडनी डिजीज है इसको, ठीक है। 110 से 120 के बीच में आ रहा है क्या है? एक्यूट किडनी इंजरी, बस बात करता हूँ, एक्यूट किडनी डिजीज। डायग्नोसिस में यूरिन आरंभ करेंगे तो ये क्वेश्चन आता है बस, वन लाइनर के तौर पे बहुत बार पूछे जा चुके। ब्रॉड वैक्सीकास्ट, और उसके अंदर कौन सी है? मडी कास्ट है। मैनेजमेंट में क्या करते हैं? डायलाइसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो 3 कंडीशन होती है। HLA मैचिंग बहुत जरूरी होता है, कितना परसेंट? 50% रिक्वायर्ड है, अदरवाइज क्या हो जाएगा? रिजेक्शन हो जाएगा। फिर 2 वायरसेस होते हैं, CMV और P जीरोवेसी, न्यूमोसाइटिस जीरोवेसी, इनके लिए देखना पड़ता है किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले। फिर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में कुछ और भी बात कर लेते हैं, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव, ये दोनों होता है अगर कोई पूछे तो। ऑटोसोमल रेसेसिव में कौन सा क्रोमोसोम? 6 क्रोमोसोम, ठीक है। डोमिनेंट है तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज 1 और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज 2 जीन म्यूटेशन, ठीक है। अगर 1 है तो क्रोमोसोम 16 होगा, 2 है तो क्रोमोसोम 4 के कारण है। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आएगा रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आएगा, ठीक है। कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दे देगा जो रिकरेंटली हुआ है पेशेंट को। 35 से 45 साल की फीमेल आएगी, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ए 35-year-old फीमेल कम टू योर डिपार्टमेंट विद रिकरेंट किडनी स्टोन, ठीक है, ये दे दिया। ऑन फर्दर एग्जामिनेशन वी सी दैट मिट्रल वॉल इज प्रोलेप्स, ठीक है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेटमेंट टू डायग्नोस इट? तो क्या डायग्नोस करेंगे? अपन को पता चल गया कि हाँ भाई क्या है, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। यूरिनरी इन्फेक्शन कोई भी रिकरेंट हो ना, मतलब हालांकि अभी भी हुआ हो, ऐसे कुछ आए हिस्ट्री, तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, PCKD है। GFR कम, हाइपरटेंशन, ये याद रखनी है अपन को, 30 से 42, और मिट्रल वॉल प्रोलेप्स। डायग्नोसिस में क्या करते हैं? फिर किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, ठीक है। USG करेंगे, USG में अगर एज है 30 से 60 साल की, ठीक है, और 2 से कम सिस्ट हैं, 2 से कम स्टोन है किडनी के अंदर, तो क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। और अगर 60 साल से ज्यादा है उम्र और 4 से ज्यादा सिस्ट देखने को मिल रही है अपन को, ठीक है, हर एक किडनी में 4, जैसे इसमें 4 इसमें है, तो क्या बोलेंगे? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। बस USG से क्वेश्चन आता है, इधर तुमको याद रखना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्रोमोसोम्स याद रख लेना, हाँ भाई रेसेसिव होगा तो 6 होगा, फिर भी इससे क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी रिमेम्बर करना जरूरी है। सिम्टम्स में ये याद रखना, रिकरेंट UTI, मिट्रल वॉल प्रोलेप्स, डायग्नोसिस में किडनी फंक्शन टेस्ट, USG जरूर याद रखना। USG की हिस्ट्री देता है कि 30 साल की है, ऐसे दो सिस्ट है हर किडनी के अंदर, तो फिर तुम्हारा क्या मैनेजमेंट होगा? तो मैनेजमेंट क्या करेंगे अपन? ACE इनहिबिटर देंगे, डायलाइसिस पे रखेंगे, ठीक है, या फिर ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो देख लेते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में है एंटी हाइपरटेंशन, कौन सी है? ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर अपने कौन सी ड्रग्स होती हैं? प्रिल वाली ड्रग,
जिस ड्रग के लास्ट में प्रिल आता है ना, जैसे लिसिनोप्रिल, इनोलोप्रिल वगैरह जो भी है एक्सेट्रा, वो क्या है, एसी इनहिबिटर है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है अपने, डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट। एक चीज याद रखना कि मेटफॉर्मिन जो ड्रग होती है ना, वो किसी भी किडनी डिसऑर्डर आ जाए, ठीक है, उसके अंदर अपन को नहीं देनी है। एक साइड नोट बना के लिख लो, मेटफॉर्मिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल किडनी डिसऑर्डर। फिर है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इससे भी आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पहले आते थे इसके क्वेश्चन, जैसे 17-18 में, तब 18 के बाद में कोई क्वेश्चन नहीं है। ये नंबर 1 कोज है किसका, किडनी ट्रांसप्लांट करने का। अगर ये हो गया तो किडनी ट्रांसप्लांट अपन को करनी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जीएफआर बिल्कुल लो हो जाता है, 40-50 इसके हिसाब से आ जाता है, ठीक है। जीएफआर लो, क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा हो जाता है, एडिमा होगा, डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। एडिमा होगा तो हील नहीं होगी ना, एडिमा कोई भी होगी, क्यों? क्योंकि डायबिटीज का पेशेंट भी है। बायोप्सी में क्या देखने को मिलेगा, किडनी की साइज बढ़ गई, ठीक है। किडनी की साइज बढ़ गई, उसके कोज क्या है, पहले तो इसकी ये खुद ही कोज है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। फिर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो अभी अभी पढ़ा अपन ने, अमाइलोडोसिस है, अमाइलोडोसिस में ए बीटा 2 अमाइलोइड। सेकंड बायोप्सी में क्या है, नोडुलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है, और किमस्टे विल्सन लीजन, ठीक है। ये और मार्क है, और पूछेगा तो ये जरूर पूछ सकता है बस, किमस्टे विल्सन लीजन किस में दिखते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी। ट्रीटमेंट में क्या देंगे अपन, एसी इनहिबिटर, डायबिटीज है, इंसुलिन दे देंगे, हाइपरटेंशन है, आरबी सार्टन ड्रग्स वगैरह दे देंगे, सबसे बेस्ट ट्रांसप्लांट। फिर अब बात करते हैं किडनी स्टोन की, जिससे आते हैं क्वेश्चन एक दो जरूर हर साल। किडनी स्टोन का पेशेंट कैसे आएगा, अगर क्वेश्चन में लिखा हो उसको फ्लैंक पेन हो रहा है। फ्लैंक पेन कौन सा होता है, जो इस साइड में जो पेन होता है, इस साइड में, लेटरल साइड के पेन को बोलते हैं अपन फ्लैंक पेन हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, ब्लड इन यूरिन, हेमेचूरिया हो रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है। नोजिया वोमिटिंग याद करने के सिम्टम्स नहीं होते, क्योंकि हर जगह देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर डायग्नोसिस में क्या करेंगे, अब कोर्स सी बात है, किडनी का है तो किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे, ठीक है, यूएसजी। और यूएसजी में जो अपन को याद रखने की चीज है, जब अपन यूएसजी करते हैं तो अपन को क्या देखने को मिलती है, पोस्टीरियर अकोस्टिक शेडो, ठीक है। कैसे दिखती है, जैसे ये यूएसजी करी अपन ने, ये यहाँ से स्टोन सा मिलता है, तो ये ऐसी शेडो देखने को मिलती है, इधर अलग ही शेडो देखने को मिलती है। फिर है डायग्नोसिस में और क्या है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। इसके अंदर अपन जैसे कलर हो गया, पीएच हो गया, कैसी सेल है यूरिन के अंदर, वो देखते हैं, और ये बताती है कि किस टाइप का स्टोन है, ठीक है। बात कर लेते हैं टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स की, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। जब यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करते हैं तो ये कैसा मिलता है अपन को, एनवलेप शेप का मिलता है, ठीक है। ये अपना कैल्शियम ऑक्जेलेट, यानी ऐसे बना सकते हो तुम, स्क्वायर शेप का ऐसा मिलता है, ठीक है, ये ना ऐसे। फिर बात करते हैं कैल्शियम फोस्फेटेज, ठीक है। फोस्फेटेज रोजेट, सेम सेम से नाम है, फोस्फेट रोजेट, तो ये कैसा दिखेगा, रोजेट रोज जैसा दिखेगा। तो फोटो देते हैं और अपन को पूछते हैं कि कौन सा स्टोन है, तो रोजेट कैसा दिखेगा, ये है ना रोज जैसा, या किसी फूल जैसा, ऐसे याद कर सकते हो, फूल जैसा जो होता है वो रोजेट है। फिर है थर्ड नंबर
ट्रिपल फॉस्फेट स्टेगहोर्न या स्ट्रोनाइल भी बोल देते हैं इसको, स्ट्रोवाइल। ठीक है, ये किसके कारण होता है? ये होता है प्रोटियस मिराबिलिस के कारण। इसकी अपीयरेंस कैसी दिखेगी? कॉफी लिड अपीयरेंस। ये देख रहे हो, ये है कॉफी लिड अपीयरेंस, ये ऐसे देखने को मिलेगी, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, और इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कॉफी लिड अपीयरेंस कौन सी शेप है। फिर है यूरिक एसिड या यूरेट स्टोन। सॉफ्टेट स्टोन होता है, इनकी कोई शेप नहीं होती। बात करते हैं सिस्टिक स्टोन की, ये सबसे हार्ड होता है और हेक्सागोनल शेप का होता है। ये स्टोन्स की इमेजेस है, देख लेना थोड़ा। ये तुम्हारा यूरिक स्टोन एसिड, ये प्यूरिक एसिड, इन दोनों के बारे में कोई पूछेगा नहीं। अमोनियम बायरेट, इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा। ये याद रख लेना, एक तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, ट्रिपल फॉस्फेट, और जो भी मैंने पढ़ा है। ठीक है, हेक्सागोनल की इधर फोटो नहीं लगी है, हेक्सागोनल कैसा दिखेगा? ऐसा स्टोन दिखेगा। ठीक है, सबसे हार्ड होता है। फिर मैनेजमेंट में क्या करते हैं भाई, अगर स्टोन है 5 या 6 mm से कम का, तो अपन क्या करेंगे? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे कि भाई हाँ तू फ्लूइड्स पी, पानी वगैरह पी, नींबू पी, बियर पी, कुछ भी। तो वो अपना क्या है? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। स्टोन अगर 6 mm से ज्यादा है तो क्या करेंगे? ESWL करेंगे, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ठीक है, वो शॉक के वेव से क्या करते हैं? कट करते हैं उसको। आजकल तो लेजर वगैरह भी आ गए हैं, मशीन से बाहर से ही क्या कर देते हैं? उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, फिर वो निकल जाते हैं। लेकिन ESWL कहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? और ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेग्नेंट और चाइल्ड का नाम आ गया। प्रेगनेंसी में बच्चों में और ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो या फिर सिस्टिक स्टोन हो, तो वहां अपन ESWL नहीं करते, वहां करते हैं PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक के स्टोन्स। नहीं समझ में आया तो बताओ। और बाकी वैसे तो ये याद करने वाला टॉपिक है, ज्यादा समझाने का इसमें कुछ है नहीं। नहीं फिर आगे चलते हैं अपन नेफ्रोटिक। हाँ भाई, है कोई डाउट? भाई वो बोलो मेटाबॉलिक, तो यार, मेरे को तो ऐसे लगता है सो रहे हो सारे के सारे। अरे मेटाबॉलिक वालों दोबारा बता भाई टॉपिक। मेटाबॉलिक क्या? अरे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस वालों एक बार दोबारा रिपीट कर भाई। ओके जी। देख, सबसे पहले जो चीज याद रखनी है ना अपन को, वो तो एक ही चीज याद रखनी है कि हाँ भाई पीएच। ठीक है, पीएच अपने को याद हो गई 3.5 से कितनी होती है? 7.35 से 7.45। अगर 7.35 से अगर कम है तो क्या बोलेंगे? एसिड। ठीक है, और अगर 7.45 से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? एल्कलोसिस। ठीक है, फिर मेटाबॉलिक कब बोलते हैं? अगर 22 से कम हो तो। ठीक है, 22 से 28 होता है नॉर्मल HCO3, लेकिन HCO3 अगर 22 से कम दिखाई दे रहा है तो अपन क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक है। और PCO2 रेस्पिरेटरी कब बोलेंगे? जब PCO2 अपना 42 से ज्यादा होता है। नॉर्मली रेंज कितनी होती है इसकी? 35 टू 45, 42।
तो अगर 42 से ज्यादा है तो क्या है, रेस्पिरेटरी है। ठीक है, इन्हीं आधार पे अपन ने ये दिए हैं कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड और पार्शियली कंपनसेटेड। कंपनसेटेड अपन को देखना है कि भाई पीएच इसके अंदर नॉर्मल आएगी। कंपनसेटेड अगर क्वेश्चन में है और पीएच है अपनी कितनी 7.36, ठीक है 7.37, 7.38, 7.44 तक भी चलेगी, लेकिन अगर 7.45 से ज्यादा है तो अपन कंपनसेटेड डिक्लेयर नहीं करेंगे, और 7.35 से कम भी है तो भी कंपनसेटेड नहीं होगा। कंपनसेटेड कब होगा, जब पीएच क्या है, नॉर्मल। पहली बात तो ये। फिर पीसीओ2 बढ़ेगा, दो कंडीशन आ सकती हैं अपने पास, क्या तो पीसीओ2 और HCO3 क्या हो जाए, बढ़ जाए। मतलब क्या है इसका, क्या तो पीसीओ2 क्या हो जाए 42 से ज्यादा, ठीक है, और HCO3 क्या हो जाए 28 से भी ज्यादा, ठीक है। तो क्या तो ये दोनों बढ़ गए, या फिर दोनों क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। डिक्रीज होने का मतलब है आपकी नॉर्मल रेंज से डिक्रीज हो गए, समझ गए। फिर है पार्शियली कंपनसेटेड। पार्शियली कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड में पीएच कभी भी नॉर्मल नहीं होती। 7.35 से क्या तो कम मिलेगी या 7.45 से ज्यादा ही मिलेगी, ठीक है। फिर इसमें तो बिल्कुल इजी है, इसके अंदर तो दोनों इंक्रीज होंगे या दोनों डिक्रीज होंगे। इसमें तो खाली एक ही डिफरेंस करना अपन को पीएच का, ठीक है। बाकी चीजें तो सेम है ना, क्या तो पीसीओ2 और HCO3 बढ़ रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं। याद रखना अपन को अनकंपनसेटेड वाला। अनकंपनसेटेड में ऐसे है भाई, पीएच तो अब नॉर्मल है ही, क्या तो अपना क्या है, पीसीओ2 इंक्रीज होगा और HCO3 नॉर्मल, और सेकंड कंडीशन क्या है, क्या तो पीसीओ2 नॉर्मल है और HCO3 डिक्रीज, ये कंडीशन है। अब बताओ, अभी भी दिक्कत है तो फिर बताता हूँ। नहीं भाई, नहीं भाई। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक दिन पूछा भी था आशुतोष ने कि अपन क्या किसकी बात कर रहे थे उस दिन, ग्लोबिन्यूरिया, ठीक है। ग्लोब्यूल्स आते हैं उसके अंदर, इधर क्या इसकी बात है, नेफ्रोटिक की बात है। इसमें क्या ओनली प्रोटीन्यूरिया, प्रोटीन्यूरिया मतलब प्रोटीन इन यूरिन, ठीक है। कितना, मोर देन 3.5 ग्राम पर डे, ठीक है। फिर इसके अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर क्या होगा, एडिमा होगा। एडिमा कौन कौन सी, अपने वही एडिमा है जो पी से स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखना। पेरिफेरल, पेरी ऑर्बिटल, पेडल एडिमा, तीन एडिमा है इसमें। फिर हाइपोएल्ब्यूनीमिया। हाइपोएल्ब्यूनीमिया हो गया तो अपना इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। हाइपरलिपिड्स की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। और जीएफआर डिक्रीज होता है तो हाइपरटेंशन होता ही है, क्रिएटिनिन इंक्रीज होगा। याद करने वाली चीज अब आ रही है, वो है ये मिनिमल चेंजेस डिजीज। एमसीडी का क्वेश्चन दिख रहा है, एज से ही सोल्व हो जाएगा ये, ठीक है। एमसीडी, आगे बढ़ते हैं एफएसजीएन, एमजीएन वगैरह। मिनिमम चेंजल डिजीज का अगर क्वेश्चन देखते हो, ठीक है, और उसके अंदर और भी ऑप्शंस आते हैं, मोस्टली 99.99% क्या देता है, इन तीनों के अंदर से ही देता है क्वेश्चन, क्या तो एमसीडी मिनिमम चेंजल डिजीज, या फिर तुम्हारा एफएसजीएन, या फिर मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और एक कोई अलग ही ऑप्शन दे देगा। तो इनके अंदर तुम ये देखना, खाली एज से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर थोड़ा सा देख लोगे तो इसको। ये क्या होता है, सिलेक्टिव प्रोटीनूरिया है, ठीक है। एज आएगी 5 साल से कम, लगभग एग्जामिनर देता 3 साल 4 साल, 3 साल उसका फेवरेट है। सिम्टम सेम है। डायग्नोसिस किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करेंगे, कोई नहीं पूछने वाला। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, बायोप्सी, इलेक्ट्रॉन बायोप्सी। तो इधर क्या दिखेंगे, पोडोसाइट इफेसमेंट या पोडोसाइट ब्लंटिंग, ये पूछते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये, ठीक है। फिर मैनेजमेंट में क्या देते हैं, स्टेरॉइड्स,
प्रेडनिसोलोन। और कहाँ देते हैं प्रेडनिसोलोन? रूमेटोलॉजी पढ़ी हो तो कल किसी ने। किसके ड्रग ऑफ चॉइस थी प्रेडनिसोलोन? किसमें दे रहे थे? रोमेटिक में, उसमें यार रोमेटिक है। ऑप्शन दूं क्या? ऐसे एसएलई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सार्कोइडोसिस, किसमें दे रहे थे? यार रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो मेरे ख्याल में रिटुक्सिमैब देते हैं, इन्फेक्सिमैब देते हैं। देते हैं एसएलई में, एसएलई और बोल के आर्थराइटिस। देख इसमें है क्या? बताया था ना एसएलई में एसएलई, हाँ यार। जाने को। चलो साइक्लोसीरीन है, साइक्लोफॉस्फेनामाइड है। साइक्लोफॉस्फेनामाइड एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं, किसके द्वारा करते हैं? ये एक्रोलिन के द्वारा। लेकिन अगर एक्टिव मेटाबोलाइट्स वेयर एक्रोलिन इंक्लूड हो गया तो इसके एक साइड इफेक्ट है जो कि क्या है? हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था, कहाँ बताया था, ध्यान है क्या? और इसको किससे बचाते हैं? आईवी मेसना से। ठीक है, बात करते हैं सेकंड डिजीज की, एफएसजीएन। एफएसजीएन की हिस्ट्री क्या आएगी? इसके अंदर एचआईवी की हिस्ट्री आएगी अपन को। ठीक है, लिख लो, एचआईवी की हिस्ट्री देगा वो पेशेंट की। अडल्ट पेशेंट आएगा, ठीक है, 35, 40, 45, एचआईवी पॉजिटिव होगा, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया होगा। सिम्टम वही सेम है, कोई नहीं पूछने वाला। देखना है तुम्हें क्या? एचआईवी हिस्ट्री। डायग्नोसिस बायोप्सी करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेगा भाई? पोडोसाइट डिटैचमेंट वेस्कुलाइजेशन। ये इससे पूछता है कि पोडोसाइट डिटैचमेंट आर सीन ऑन बायोप्सी तो कौन सी डिजीज होगी? मोस्ट लाइकली तो एफएसजीएन होगा। ठीक है, फिर लाइट माइक्रोस्कोपी में अपन को क्या दिखेगा? हाइलिनिक इओसिनोफिलिक जो है वो क्या दिखेंगे? नॉर्मल दिखेंगे, या कह सकते हैं नॉर्मो सेलुलर दिखेंगे। ठीक है, ये सेलुलर ग्रेनुलोसा। याद करने का इधर इंपॉर्टेंट यही है। और एक हाइलिन इओसिनोफिलिकस। एचआईवी पॉजिटिव की हिस्ट्री आएगी, ये याद रख लेना। मैनेजमेंट अगर कोई पूछे तो स्टेरॉइड्स लिख लो, स्टेरॉइड्स देते हैं। बात करते हैं एमजीएन की, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसकी हिस्ट्री आती है 60 साल से 65 साल से ऊपर ही आती है। ठीक है, 60-65 साल से ऊपर का पेशेंट मिलेगा। कोज क्या भाई? हेपेटाइटिस बी या सी। ठीक है, ये इनके कोज हैं। एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी के कारण हो जाता है या फिर नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया के कारण। डायग्नोसिस किया अपन ने, बायोप्सी की तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अपन को क्या मिलेगा? सब एपिथेलियल जो सेल्स है वो डिपॉजिटेड मिलेंगी। ठीक है, प्लस स्पाइक्स देखने को मिलेंगे। फिर लाइट माइक्रोस्कोपी में नॉर्मल ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या देते हैं? अगर हेपेटाइटिस बी है तो एंटकहेविर, हेपेटाइटिस सी है तो लेडीपेस्विर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। याद रखने का वापिस इन तीनों में से बता देता हूँ, ध्यान रखना। मिनिमम चेंजल डिजीज की आई तो कैसी हिस्ट्री आएगी? A 5 year या 3 year old baby come to your department with his mother with selective proteinuria. On examination on KFT test, we have seen that in electronic microscopy we have seen podocyte like effacement या podocyte blunting is seen. What is your most likely diagnosis? तो क्या बोलेंगे? मिनिमम चेंजल डिजीज है। या फिर इसका ही ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ले तो प्रेडनिसोलोन वगैरह। ठीक है, फिर अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि पेशेंट को क्या दिया था? साइक्लोसीरिन दिया था, आराम नहीं आया, अपन ने दिया साइक्लोफॉस्फोनामाइड। ठीक है, उसके बाद में भी नहीं होने के बाद में अपन ने कर दिए क्या? एक्टिव मेटाबोलाइट चालू, जैसे एक्रोलिन वगैरह। तो उसकी क्या हो गया? साइड इफेक्ट हो गया। साइड इफेक्ट क्या हुआ? हेमोरेजिक सिस्टाइटिक। तो अब अपन इस पेशेंट को बचाने के लिए क्या करेंगे? मेसना देते हैं। एफएसजीएन में एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट कम टू योर डिपार्टमेंट वगैरह ऐसे। ठीक है, विद सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया ऑन बायोप्सी वी हैव सीन हाइलिन eosinophilic are seen, that is normocellular,
and podocyte detachment and vascularization is seen. What is your next best statement? क्या हो जाएगा? स्टेरॉइड या डायग्नोसिस पूछे तो FSGN. MGN में 60-65 साल का आएगा. हेपेटाइटिस बी सी. MGN मोस्टली पूछता नहीं है. एग्जामिनर पूछता है तो वो कौन सा पूछता है? MCD पूछेगा या फिर FSGN. ठीक है. फिर अगर तुम में से कोई ये कहे कि भाई मुझे इतना याद नहीं हो रहा, छोटा सा बता दो, तो ये छोटा सा रूप में जैसे MCD है. MCD में इतना याद रखना, चाइल्ड की हिस्ट्री, ठीक है, 3 से 5 साल. सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया होता है, एनएसिड्स के कारण हो जाता है. इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी में क्या मिलेगा? पोडोसाइट इफेसमेंट या ब्लंटिंग. ठीक है, इतने में क्वेश्चन सॉल्व है. काम सेट. FSGN में अडल्ट मिलेगा सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया, ये याद रखने की चीज है. और ये इसमें इफेसमेंट होता है भाई, इसमें डिटेच होता है. ठीक है, इसमें ब्लंटिंग देखने को मिलेगी और इसके अंदर क्या दिखेगा? वेस्कुलाइजेशन. 60 से ऊपर मिलेगा नॉन सेलेक्टिव कोज हेपेटाइटिस बी सी एंटीफॉस्फोलिपिड. EM में क्या दिखेगा? सब एपिथेलियल डिपॉजिट और स्पाइक्स. एडिमा प्रोटीनूरिया वगैरह ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. मैनेजमेंट स्टेरॉइड बस. ठीक है. नेफ्रोटिक भी हो गया तुम्हारा. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? फिर नेफ्राइटिक चालू करते हैं. सटासेट बताओ. मेरे को लग रहा है तो सो गए. आज तो कोई दिक्कत है? चले आगे. हाँ चल भाई. नेफ्राइटिक की बात करते हैं भाई. नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या है? प्रोटीनूरिया, प्रोटीन इन यूरिन प्लस हेमेचूरिया, मतलब ब्लड इन यूरिन. ठीक है. प्रोटीनूरिया होगा तो फिर क्या बोलेंगे अपन कि सब नेफ्रोटिक है. और कितना? लेस देन 3.5 ग्राम पर डे रिलीज होगा. जरूर नहीं है, याद नहीं हो रहा तो आगे चलते हैं काम की बात पे. PSGN इस पे लिख लेना. ये क्वेश्चन आएगा. पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हिस्ट्री कैसे आएगी? सोर थ्रोट की हिस्ट्री आएगी. 5 से 15 साल का बच्चा रहेगा. ये दो जगह कंफ्यूज करता भाई. एक तो है कौन सा? रूमेटिक हार्ट डिजीज में. रूमेटिक हार्ट डिजीज बता, किसी को याद है तो बता दो. RHD क्या है? रूमेटिक हार्ट डिजीज में बताया था मैंने कुछ चीजें जो इससे रिलेटेड है. दोबारा खोल नहीं रह गया किताब. इसकी हिस्ट्री आएगी 5 से 15 साल की. सोर थ्रोट की हिस्ट्री होगी. ठीक है. हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी. कोज क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस. ठीक है. सोर थ्रोट की हिस्ट्री फेरेंजाइटिस 1 से 3 में. देखो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप बात करते हैं. एक साइड लिख लो PSGN और एक साइड लिख लेना RSD. दोनों में सोर थ्रोट की हिस्ट्री आएगी भाई. ठीक है. दोनों कितनी एज आएगी? 5 से 15 साल के बीच में आएगी. लेकिन अगर हार्ट रिलेटेड डिजीज है ना तो अपन बोल देंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज है. हार्ट से रिलेटेड अगर कोई डिजीज आई तो. और PSGN कब बोलेंगे? अगर क्वेश्चन में लिखा हो हेमेचूरिया, ब्लड निकल रहा हो यूरिन में, तो हेमेचूरिया बोलेंगे. ये ध्यान रखना. ठीक है. फिर बात करते हैं सिम्टम्स की. सब नेफ्रोटिक प्रोटीनूरिया, हेमेचूरिया याद रखने वाली चीज. कॉम्प्लीमेंट लेवल क्या होंगे? डिक्रीज. ठीक है. फ्लोरेसेंस में क्या दिखेगा? स्टारी स्काई अपीयरेंस दिखेगा अपन को. बायोप्सी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सब एपिथेलियल डिपॉजिट. अभी अपने स्टारी स्काई अपीयरेंस देखा है, ये कहाँ का दिखता? और देखो
एक पढ़ा था अपन ने न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस, ठीक है, टीनिया सोलियम होता है उसमें, न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस। उसके अंदर जब अपन एग्जामिनेशन करते हैं तो कैसा दिखता है स्टारिस का अपीयरेंस। एक अगर आपने पढ़ा हो बर्किट लिम्फोमा पैथोलॉजी के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर भी कैसे दिखते हैं स्टारिस का अपीयरेंस। और थर्ड अपन को क्या मिला है पीएसजीएन, इसके अंदर क्या दिख रहा है इम्यूनोफ्लोरेसेंस में स्टारिस का अपीयरेंस। तो 3 जगह ये चीज, तो मतलब एक जगह से तो पक्की एग्जाम में आएगी, तो ध्यान रखना जरूर। मैनेजमेंट में क्या देंगे एंटीबायोटिक, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट करते हैं पीएसजीएन और आईजीएन नेफ्रोपैथी या बर्जर डिजीज में, ठीक है। ये बर्जर नहीं है, बर्जर है, ठीक है। हिस्ट्री इसमें आएगी सोर थ्रोट की 1 से 2 वीक, जैसे कि मैंने बताया 15 दिन की, ठीक है, 5 से 15 दिन की, सॉरी 5 से 15 साल एज की। हिस्ट्री कितने की आएगी 7 से 10 दिन की। कॉम्प्लीमेंट लेवल डिक्रीज हो रहा है, C3 डिक्रीज है। इसके अंदर बर्जर डिजीज में कितनी आएगी 1 से 2 दिन की। अडल्ट की हिस्ट्री आएगी, C3 क्या होगा नॉर्मल, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं एलपोर्ट सिंड्रोम की। एलपोर्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि किडनी की कोई भी डिजीज प्लस हियरिंग लॉस की हिस्ट्री हो पेशेंट को, किडनी की डिजीज के साथ में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो, तो अपन क्या बोलेंगे एलपोर्ट सिंड्रोम है इसको, या बोल सकते हैं एंटीरियर लेंटिकोनस एलपोर्ट को। फिर कुछ और हैं जैसे गुड पास्चर सिंड्रोम बोलते हैं। गुड पास्चर सिंड्रोम में क्या होता है रीनल डिजीज, किडनी की डिजीज आ जाए और साथ में क्या हो हेमोप्टोसिस, तो क्या बोलेंगे गुड पास्चर सिंड्रोम है। इसमें टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। फिर HSP हेनोचिस्कुलिन प्रोपूरा, इसमें क्या होता है रीनल डिजीज हो प्लस कोई रैश वगैरह, या नाम में है ना पुरपुरा, कोई रैशेस वगैरह ऐसे हो तो HSP हो जाएगा। फिर कुछ कास्ट की बात कर लेते हैं, जैसे आरबीसी कास्ट है, इसमें क्या होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। डब्ल्यूबीसी की कास्ट में पाइलोनेफ्राइटिस। ब्रॉडवैक्सी कास्ट क्रोनिक किडनी डिजीज बताया अभी। मडी ब्राउन कास्ट एक्यूट किडनी डिजीज वगैरह। हाइलिन कास्ट क्या होगा नॉर्मल फीवर या एक्सरसाइज। ये अपना यहाँ क्या हो जाता है रीनल सिस्टम खत्म हो जाता है। बताओ इसमें कोई भी परेशानी दिक्कत है तो, नहीं फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं। नहीं भाई। ठीक है, यहाँ पे पॉज कर देना वीडियो को और बाकी रिवीजन करा रहा हूँ फिर अभी।